आपकी नाक के नीचे उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। क्या कर रहे थे आप? वो बात इतनी बढ़ जाएगी मुझे जरा भी इल्म नहीं था। इल्म नहीं था? वाह! अरे हमने आपको वहां बिठाया किस लिए है? आपको मालूम है ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात का हक है, उस पर कोई नजर डाले और हम चुप बैठे रहे। नवाज भाई, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है वो ये सब करे। पक्का कोई बड़ी ताकत उसके पीछे है। आपने वो कहावत सुनी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इससे पहले कि वो विष्णु नाम की चिड़िया हमारे खेतों में घुस जाए, उसके पर कुतरने होंगे। कुतरने नहीं होंगे बल्कि उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे। मैं कुछ करता हूं। कुछ नहीं करेंगे आप। अब इस मसले को हम हैंडल करेंगे यहां से। भाई आप यहां से दफा हो जाइए। देख रहे हैं ना आप सब लोग, ये काफिर किस तरह से हमारे पुरखों की निशानियों पर अपनी गिद्ध जैसी नजर गिराकर बैठे हुए हैं। इन्हें इनके मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। चल दादू को बाय करो। चल चल बाय दादू, बाय मम्मी। अरे शशिकांत जी, आप? विष्णु जी, मुझे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। अजय आइए, आइए। हाँ आइए। बेटा। नमस्ते अंकल। विष्णु जी, हम आपको केस नहीं लड़ पाएंगे, क्षमा चाहते हैं, क्षमा करिए। हाँ? नहीं लड़ पाओगे? लेकिन क्यों? अरे शुगर मार्टी, शुगर? गोली मार। क्या हो गया शुगर को? ठीक है। अब ये तेरा कुत्ता मारा है, अगर ये केस नहीं छोड़ा तो तू भी मरेगा कुत्ते की मौत। इवन 4-5 months लिटिल बेबी। बताओ, धमकी दे रहे हैं घर वालों को, पूरे परिवार बढ़ा देंगे। साले ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप बैठ जा। खा कर मुंह पे ना पाए को मैं क्षमा चाहूं। शशिकांत जी, अगर आप मेरा केस नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ोगे? और मंगलवार को तो कोर्ट में पेशी है। मैं कहाँ जाऊं? केस तो कोई ना लड़ेगा। पूरे बार काउंसिल में हड़कंप मचा हुआ है, सब डरे हुए हैं। PIL के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कर रहा है, कोई तो ठोस वजह होगी उनके पास। ताजमहल के इतिहास पे इतने सवाल उठ रहे, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आजकल का फैशन बन गया है, घर में बैठे बैठे मक्खी मार रहे हैं तो एक PIL डाल दे। ये देश के इतने बड़े मॉन्यूमेंट की बात है, पहले भी लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन पिछली 6 बार की तरह इस बार भी जज साहब फटकार के बाहर। लेकिन सर, आप 100% कॉन्फिडेंट है कि ये केस रिजेक्ट हो जाएगा? 100%। राशि जी, स्टेट वर्सेस विष्णुदास।
विष्णुदास कौन है? मैं हूं। आपके लॉयर? नहीं, ये केस मैं खुद लड़ने वाला हूं। तो आप वहां क्यों बैठे हैं? और पीछे बैठूं? नहीं नहीं, आगे आ जाइए। अच्छा, आ गया हूं। मैं चाहती हूँ। आपने ताजमहल पर पीआईएल डाली है। जी, मैंने आर्टिकल 226 के तहत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये सवाल पूछा है कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था, इसका क्या प्रमाण है? और एजुकेशन बोर्ड से ये पूछना चाहता हूं कि ताजमहल का इतिहास किस आधार पर लिखा गया है और किस आधार पर पढ़ाया जा रहा है। और गवर्नमेंट से ये सवाल पूछा है कि ताजमहल के नीचे के कमरों में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, पुरातत्व विभाग ने अपना काम सही तरह से नहीं किया है, या एजुकेशन बोर्ड से आप ज्यादा समझदार हैं? नहीं नहीं, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर गलत इतिहास लिखा है? सर, मेरा सवाल किसी की बुद्धिमत्ता और योग्यता को लेकर नहीं है। मेरा सवाल ताजमहल के इतिहास को लेकर है। अच्छे भविष्य के लिए अतीत की गलतियां और सीख दोनों जरूरी है। और ताजमहल का इतिहास जिस तरह पढ़ाया जा रहा है उसमें सच्चाई कम और ग्लैमर ज्यादा है। प्यार की अटूट कहानी, लव स्टोरी, सिंबल ऑफ लव स्टोरी, ये सब फिल्मी बातें हैं और सच्चाई कुछ और ही है। कोर्ट में आप पहली दफा आए हैं? नहीं, वैसे बाहर से बहुत बार देखा है, अंदर पहली बार आया हूं। साइलेंस। यहां फिलोसॉफी ना दे, फैक्ट्स पे बात करें। माय लॉर्ड, विद योर परमिशन में आए? यस मिस्टर अनवर रशीद। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, दुनिया फैक्ट ढूंढती है, विष्णु जी फैक्ट खोद रहे हैं। माय लॉर्ड, 30 साल से जिस ताजमहल ने विष्णु जी को रोजगार दिया, इज्जत दी, अचानक उसे ही गाली देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि विष्णुदास जी अपने दम पर कुछ नहीं कर सके तो सोचा भाई ताजमहल को ही गाली दे लेते हैं। माय लॉर्ड, ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कम और पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा लग रही है। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट हुआ, आई विल सेट एन एग्जांपल थ्रू दिस केस एंड यू हैव टू पे हेवी पेनल्टी। माय लॉर्ड, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। देख लीजिए माय लॉर्ड, इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया है। मेरे लिए कर्म ही पूजा और कर्म स्थान मंदिर है। मेरी तीन पीढ़ियों को रोजगार दिया है ताजमहल ने। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सवाल ना करूं, पर हमारी संस्कृति तो भगवान से भी सवाल करने का हक देती है। विष्णु जी, कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है मिलोड कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, किसी हिंदू राजा का महल लेकर उसे रेनोवेट करके एक मकबरे में तब्दील कर दिया। माय लॉर्ड, विष्णु जी पता नहीं एक ही बात को बार बार दोहराए चले जा रहे हैं। ये सारी डिबेट तो हम सोशल मीडिया पे सुन के बोर हो चुके हैं। विष्णु जी, फैक्ट्स। मिलॉर्ड, मैं आपके माध्यम से राशिश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने ताजमहल देखा है? एक बार नहीं, 10-10 बार देखा है। नहीं, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे नहीं, फिर असल में देखा है? महाराज, असल में भी देखा है, पोस्टर पे भी देखा है, मोबाइल पे भी देखा है, डॉक्यूमेंट्री में देखा है, फिल्मों में देखा है। तो आपने ताजमहल चाय भी पी होगी। लेकिन मेरा ये कहना कि अगर आपने ताजमहल को असल में देखा होता, तो ध्यान से देखा होता, उसका स्टडी किया होता, तो आपके दिमाग में भी सवाल आते। मिलॉर्ड, ये फोटोज देखिए। ये फोटोज ताजमहल के बाहरी कॉरिडोर के हैं। उसमें आपको बहुत सारे कमरे दिखेंगे और ये कमरे अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गेस्ट रूम है, सिक्योरिटी रूम है, किचन है। मिलॉर्ड, वहां गौशाला भी थी। अब मकबरे में गौशाला का क्या काम? क्या शाहजहां गौ भक्त थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जाहिर सी बात है कि इतने बड़े मकबरे में जब शहंशाह आते होंगे तो उनके साथ उनके सिपाही, सिपहसालार और भी लोग आते होंगे, तो शहंशाह की सहूलियत के हिसाब से वो सारे इंतजामात लाजमी है। बराबर है। अब क्या है, शाहजहां उम्र दराज आदमी थे, मकबरे पे आके आराम करते होंगे, खाना भी खाते होंगे, और गौशाला थी तो दूध भी पीते होंगे। लेकिन वहां पे एक नक्कार खाना भी था, म्यूजिक रूम। अब मकबरे में म्यूजिक रूम का क्या काम? क्या शाहजहां मकबरे में बैठ के मुजरा देखते थे? साइलेंस। विष्णु जी, माइंड योर लैंग्वेज। सर, मेरा कहने का मतलब फैक्ट्स चाहिए मुझे। जी, ओके। मिलॉर्ड,
ये ताजमहल के ऊपर के गुंबद की तस्वीर है, जो पिनेकल कहते हैं। इस पिनेकल को आप देखेंगे तो उसमें आपको कलश, नारियल और आम के पत्ते दिखेंगे और शिवजी के माथे पे विराजमान अर्धचंद्र भी दिखेगा। ये सारी चीजें आपको एक त्रिशूल जैसी दिखेगी और त्रिशूल तो सनातन धर्म का प्रतीक है। हैरत की बात यह है, एक मकबरे में ऐसे वैदिक चिन्ह क्यों बनाया गया? क्या शाहजहां सनातनी थे? माय लॉर्ड, विष्णु जी अगर अपनी आंखों से कॉन्स्पिरेसी का चश्मा उतार कर देखेंगे तो उन्हें दिखेगा कि आधा चांद इस्लाम की भी अलामत है, जिसे मस्जिदों और मकबरों पर लगाया जाता है। और दूसरी बात मिला कि पिनेकल के ऊपर यहां अल्लाह अकबर भी लिखा हुआ है। हाँ मिलॉर्ड, जिसने किसी महल को रातों रात मकबरे में तब्दील कर दिया हो, उसके लिए अल्लाह अकबर लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये किस तरह की बेहुदा बात किए जा रहे हैं बार बार कि तब्दील कर दिया, तब्दील कर दिया। अरे भाई, शाहजहां ने फाउंडेशन से बनाया था ताजमहल। क्या बनवाया था? बेगम के लिए मकबरा। पर ये तो कुफ्र है। क्या? इस्लाम में कब्र के ऊपर इमारत बनाना कुफ्र है, गैर इस्लामी है। लेकिन मुगलों ने तो इस्लाम के कायदों की भी तौहीन की। सिर्फ और सिर्फ जमीन हथियाने के लिए, महलों पे कब्जा करने के लिए मकबरे बनाए गए थे। माय लॉर्ड, हम यहाँ इस्लाम पर नहीं ताजमहल पर बात करने आए हैं। तो फिर क्यों इस्लाम को ताजमहल के साथ जोड़ा जाता है? ऑब्जेक्शन कमाल तरीका है मिलॉर्ड इनका। अगर जवाब नहीं है तो सवाल बदल देंगे। ये किस तरह की बातें हो रही है कोर्ट में? मिस्टर विष्णु, स्टिक टू योर पॉइंट। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? जी मैं बताता हूं। मिलॉर्ड, ताजमहल की चमेली फर्श पे कारीगरों ने कुछ चिन्ह छोड़े थे। उसमें से ये स्वस्तिक, शंख, त्रिशूल, चक्र कमल, धतूरे के पत्ते, ओम की आकृतियां, सांपों की आकृतियां, ये सारे वैदिक चिन्ह है। ये वैदिक चिन्ह इसके लिए है क्योंकि ये महल हिंदू राजा मानसिंह का था, जो शाहजहां ने राजा मानसिंह के पोते जयसिंह से लिया हुआ था अपनी बेगम मुमताज को दफनाने के लिए। माय लॉर्ड, विष्णुदास जी को शायद महल और हवेली का फर्क नहीं पता। वहां पर राजा जयसिंह की हवेली थी जिसको शाहजहां ने लिया था, और उसके बदले में राजा जयसिंह को 4 हवेलियां मिली थी। एक हवेली के बदले 4-4 हवेलियां में लॉर्ड, और उस जगह पर नींव से शाहजहां ने ताजमहल बनाया। कमाल है। अरे हिंदुस्तान के शहंशाह थे वो, उनके पास जमीन की कमी थी क्या? माय लॉर्ड, शाहजहां उसी जमीन पर बनवाना चाहते थे क्योंकि वो जमीन बहुत सुंदर थी, नदी के मोड़ पर थी। वहां से ताजमहल का रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई पड़ता था। हिंदुस्तान में नदी किनारे महल और मंदिर बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। सोमनाथ के मंदिर से लेकर बनारस के घाट तक, साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, ऐसे हजारों मंदिर मिलेंगे आपको। माय लॉर्ड, इसका मतलब ये तो नहीं कोई और नहीं बनवा सकता। पूरी दुनिया में मुगल आर्किटेक्ट अपने आप में नायाब है। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का लाल किला, आगरे का किला, और ताजमहल तो अपने आप में है ही अजूबा। वाकई अजूबा है मिलॉर्ड। ये मुगल जहां से आए वहां अपने देश में एक भी ढंग की इमारत नहीं बना पाए, और यहां पर आके अजूबे पे अजूबे खड़े कर रहे हैं। पर अफसोस की बात यह है मिलॉर्ड कि भारतीय कारीगरों के अजूबे से दुनिया पूरी तरह अनजान है, क्योंकि ना ही उनका पीआर हुआ है, ना ही उनके ऊपर फिल्में बनी है, आर्टिकल लिखे गए, और हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इनका जिक्र तक नहीं किया। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं उनके अजूबे। अजंता इलोरा, खजुराहो, गोमतेश्वर स्टेच्यू, नालंदा यूनिवर्सिटी, मीनाक्षी अमन, ऐसे बहुत सारे हैं, और ये सारे अजूबे इन आक्रांताओं के आने से बहुत पहले के हैं। आप जैसे अजूबे और इस देश के कुछ और अजूबों का यही कमाल है मिलॉर्ड कि इन आक्रांताओं का नाम अजूबों से जोड़ा जाता है। हजारों मंदिर खाक कर दिए, और ये सारे काले अजूबे इतिहास की किताबों में लिखने के बजाय ग्लैमराइज कर दिया। किसी को लवर बॉय बना दिया, किसी के नाम के आगे द ग्रेट लिख दिया, फिल्में बनी, गाने बने, क्या से क्या हुआ। असल में तो असली अजूबा ये है। एक बार ताजमहल की कार्बन डेटिंग हो गई ना अनवर रशीद साहब, तो एक और अजूबा होगा। माय लॉर्ड, ये कार्बन डेटिंग करवाना चाहते हैं ताजमहल की, पर मेरे हिसाब से इनको पहले अपनी कार्बन डेटिंग करवानी चाहिए, तो पता लग जाएगा इतना जहर आया कहां से इनके अंदर। आप अपनी भी कार्बन डेटिंग करवा लीजिए राशिद साहब, अब हमारी कार्बन कॉपी निकलेंगे। क्या कहा आपने? जो सुना आपने। देखा माय लॉर्ड,
कितना जहर भरा हुआ है इनके दिल में एक खास तबके के लिए। यहाँ मुद्दा ताजमहल का चल ही नहीं रहा है, मुद्दा भटक के किसी और तरफ चला गया है। ये कोशिश हो रही है कि किस तरह से एक वर्ग, लेट मी से डायरेक्टली, कि इस देश की माइनॉरिटी को कैसे टारगेट किया जा सके। मतलब टारगेट माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं हो रही है, टारगेट हो रही है देश की सभ्यता। Enough of the discussion. दोनों पक्षों ने मजबूती से अपनी अपनी बातें रखी है। ताजमहल एक विश्व धरोहर है जिसे देखने के लिए सालाना लाखों लोग देश विदेश से यहां आते हैं, इसलिए ताजमहल एक पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है। विष्णुदास ने जो बातें कोर्ट के सामने रखी है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए कोर्ट एजुकेशन बोर्ड, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ताजमहल के निर्माण से जुड़े सारे दस्तावेजों और सबूतों को पेश करने का नोटिस देती है। दिस पिटीशन इज एडमिटेड। नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 15th। विष्णु जी, आपको अंदाजा भी नहीं है आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं। रास्ता आप देखते रहिए रशीद भाई, मैं तो चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा। ये ताजमहल पर हिंदुस्तान के इतिहास की पहली पिटीशन है जिसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। हाई कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द फर्स्ट PIL कंसर्निंग द आइकॉनिक ताजमहल। आपकी PIL एक्सेप्ट कर ली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैमरा इधर लाओ, कैमरा आगे आओ कैमरा। विष्णु जी एक सवाल है आपसे। एडवोकेट अनवर राशिद ने आप पर आरोप लगाया है कि ताजमहल पर पिटीशन डालना महज एक पब्लिसिटी स्टंट है, इस पर आप क्या कहेंगे? विष्णु जी, आपके इस एक्शन से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है, आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, आप पत्रकारों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये मसला हिंदू मुसलमान का कतई ना है। ये मसला हिंदुस्तान के इतिहास का है। हिंदुस्तान का इतिहास माने हिंदू मुसलमान दोनों का मिला जुला इतिहास, हिंदू मुसलमान का ना है। समझ में आई? विष्णु जी, लेकिन सुनिए, विष्णु जी चलिए आप लोग। अरे आप तो कह रहे थे कि PIL रिजेक्ट हो जाएगी। पहले रिजेक्ट करवाई भी तो हैं। और नवाज साहब, आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छा हुआ ये एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि इस बार मैं इस मुद्दे को जड़ से ही खत्म कर दूंगा कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, वगैरह वगैरह। अरे आप समझ नहीं रहे, आज ताजमहल है, कल कुतुब मीनार होगा, लाल किला होगा। अरे कितने केसेस लड़ेंगे हम। ये आखिरी है। इस केस से साबित हो जाएगा कि हाउ स्ट्रांग वी आर। और आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। टेंशन उसे लेनी चाहिए, क्योंकि उसे साबित करना है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, हमें थोड़ी साबित करना है। पापा, किसी हर्षा का फोन है? हेलो विष्णु जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? आपकी PIL एक्सेप्ट हो गई। जी। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से आपकी जॉब चली गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छुपी हुई रहती है। अजय, बताइए आपकी डॉक्यूमेंट्री कैसे चल रही है? वेरी नाइस, फैंटास्टिक इन फैक्ट। विष्णु जी, आई वांटेड टू आस्क यू फॉर अ फेवर। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपकी रिसर्च मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज कर सकती हूँ? हाँ जी, लेकिन इस केस के बाद में। Yes, of course. Whatever you say. Thank you so much and all the best.
ठीक ठीक। हेलो। कौन थी ये लड़की? अरे ये वो थी जिसने मेरे अंदर सोए हुए सवालों को जगाने का काम किया है। अच्छा, ये वो थी जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ। गलत किया कोर्ट ने, पीआईएल रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है ताजमहल के नीचे कुछ निकल आया तो? अगर ऐसा हुआ तो धर्म विवाद बढ़ जाएगा। एक तरफ जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी और दूसरी तरफ पूजा आरती होगी। सच्चाई भी तो सामने आ जाएगी। क्या करोगे सच्चाई का? आगरा ही नहीं, पूरे स्टेट की रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। यूं ही सारी की सारी अफवाहें हैं। बात तो ठीक है, मिनिस्ट्री को कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेना चाहिए। माय लॉर्ड, मैं अपनी पहली एक्सपर्ट उर्मिला बिश्नोई जी को बुलाना चाहूंगा, जो IERT की चीफ एडवाइजर रह चुकी है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। उर्मिला जी। उर्मिला जी, आप तो IERT की सेक्रेटरी रही हैं और NU जैसी महान यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर रही हैं। तो क्या आप कोर्ट को बताएंगी कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स और किसी भी कहानी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रोसीजर क्या है? उसके लिए कई एडवाइजर्स की एक टीम बनाई जाती है जो अपने पर्टिकुलर फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं। ये एडवाइजर्स अपनी रिकमेंडेशन देते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कोर्ट क्रॉनिकल्स, बुक्स रिटन बाय हिस्टोरियंस एंड रिपोर्ट्स बाय आर्कियोलॉजिस्ट। फिर उनकी रिकमेंडेशन बोर्ड के पास जाती है अप्रूवल के लिए, और अप्रूव होने के बाद सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं हो। जी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मुगल हिस्ट्री और ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में भी सेम प्रोसीजर इस्तेमाल हुआ होगा? जी हाँ, इफ यू वांट आई कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू उर्मिला जी। माय लॉर्ड, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उस पर विष्णु जी ने बिना सोचे समझे सवाल खड़ा कर दिए। मुगल हिस्ट्री और ताज का इतिहास फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेस पर लिखा गया। मिलॉर्ड, मैं उर्मिला जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। उर्मिला जी नमस्कार। हेलो। उर्मिला जी, ये जो पाठ्यक्रम होता है उससे स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स के बेस पर ही सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता है? यस, एब्सोल्युटली। ओके। और ये सिलेबस ये कभी बायस नहीं होता, माने लेफ्टिस्ट राइटिस्ट नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल होता है? यस, न्यूट्रल। न्यूट्रल में। और ये बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या जानकारी जरूरी है उसका भी ध्यान रखा जाता है? यस। हाँ, तो ये मारकाट, खून खराबा, ये क्या बच्चों के लिए सीखना जरूरी है? I don't know your context, but we ensure that बच्चों को वही पढ़ाया जाए जो इम्पोर्टेंट एंड जरूरी होता है। तो सिलेबस बायस नहीं होता है? जी नहीं। माय लॉर्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन? विष्णु जी, कम टू द पॉइंट। आई विल। उर्मिला जी, आप ये प्लीज अदालत को पढ़ के सुनाएंगी? प्लीज रीड। Gandhiji was shot dead by a young man named Nathuram Godse. The assassin surrendered afterwards was a Brahmin from Pune, the editor of an extremist Hindu newspaper, who has denounced Gandhiji as an appeaser of Muslims. सुनिए मिलॉर्ड, नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, सरासर गलत, लेकिन वो ब्राह्मण था, एक्सट्रीमिस्ट था, हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटर था। ये सब बताने की क्या जरूरत है? इससे आप क्या बताना चाहती थी दुनिया को और क्या सिखाना चाहती थी बच्चों को? और ये सब मुगलों के बारे में क्यों नहीं लिखा कि उन्होंने लाखों लोगों की हत्या की, हजारों मंदिर तोड़े? ये सब बायस नहीं है। और मिलॉर्ड, वो बाबा साहेब आंबेडकर जी का कार्टून जो मैंने सबमिट किया है वो क्या बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी था? जिस बाबा साहेब ने हमारे देश को संविधान दिया, जिस बाबा साहेब ने दबे कुचले लोगों को अपना हक दिया, ऐसी महान आत्मा बाबा साहेब आंबेडकर का ऐसा भद्दा, घटिया, मजाकिया कार्टून? और अकबर महान, औरंगजेब सर्वशक्तिमान,
शाहजहां प्यार की पहचान। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मुद्दे को भटकाया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। ट्विस्ट तो जे लोग कर रहे हैं। देश का भविष्य, देश के लोगों की सोच, और जे होता है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म मिलॉर्ड, एजुकेशन माफिया। सोच को पनपने से पहले ही ट्विस्ट कर दो और बच्चों के दिमाग में जहर भर दो ताकि बच्चा चाहे तो भी सच्ची राह पे न चल सके। और इनके लिए तो मुगलों के अलावा हिंदुस्तान में कोई राजा हुआ ही नहीं है। हा? एक कनिष्क, कोटा रानी, गुज्जर प्रतिहार, चोला, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। हा? वहां शब्द कम पड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको शर्म से डूब जाना चाहिए? उर्मिला जी, आप बैठ सकती हैं। माय लॉर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने 63 साल से देश की शिक्षा में योगदान दिया, न जाने कितने ही बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स इन्हीं IERT की पुस्तकों को पढ़ के बने हैं, उन सबको एक पल में विष्णु जी ने गलत बता दिया। माय लॉर्ड, देश का इतिहास सच्चाई के बेस पर लिखा गया है, एविडेंसेस के बेस पर लिखा गया है, हिस्टोरियंस के कॉन्क्रीट रिसर्च पर लिखा गया है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता माय लॉर्ड। आपके जोर से हाथ पटकने से ना ही मैं दबने वाला हूं और ना ही मेरे सवाल। मिलॉर्ड, राशिद साहब उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जिनका अहम रोल रहा है हमारे देश के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में, और सबसे जाहिल तो हमारा एजुकेशन बोर्ड है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन एजेंडाधारी इतिहासकारों ने एजुकेशन बोर्ड को जो परोसा वो उन्होंने बिना सोचे समझे, फैक्ट वेरीफाई किए बगैर, सवाल उठाए बगैर सीधा पाठ्य पुस्तकों में छाप दिया। और ये झूठ, ये जहर पीढ़ी दर पीढ़ी, बरसों बरस फैलता गया, यहां तक कि हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारी गरिमा सब खोखला हो गया। माय लॉर्ड, लगता है विष्णु जी सोशल मीडिया पर रील देख देख कर इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं इन्हें एक ऐसे इतिहासकार से रूबरू कराना चाहूंगा जो इनके सारे इल्जामात सिरे से खारिज कर देंगे। मैं देश के जाने माने इतिहासकार रेहान हबीब साहब को अगली हियरिंग में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। Permission granted. Thank you, my lord. Next hearing will be on 5th, adjourned for the day.